Hello, my dear all subscribers and my all page visitors. I am Engineer Hari. मेरे तरफ से सभी को अभिवादन और नमस्कार. Presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. Please like and subscribe the channel. आज मैं स्पेशली जो ब्रिक वर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ. इसके अलावा व्हाट इज मैसनरी के वो कितने प्रकार होते हैं, इसके कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं जो कि बार बार हमारे प्रोजेक्टों में आते हैं और एग्रीमेंट में आते हैं. जब हम अपने ऑफिसर से डिस्कशन करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर से जब डिस्कशन करते हैं तो ये सब टर्म आती है, तो इसको जानना बहुत जरूरी होता है. हम इस पर भी डिस्कस करेंगे. और जैसे मैंने देखा है कि साइटों पर यदि माइनर क्रैक्स भी हो जाए दीवार में तो लोगों को लगने लगता है कि ये दीवार ही गिर पड़ेगी. जैसे हम स्ट्रक्चर इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स जो भी है ऑफिस में बैठ करके प्लानिंग एंड डिजाइन करते हैं, लेकिन यदि साइट पर इस चीज को अच्छे से वर्कमैनशिप नहीं हो, अच्छे से क्वालिटी मेंटेन नहीं हो और अच्छे पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स या कॉन्ट्रैक्टर को वर्क अलाउड नहीं हो, तो ये सारे जो ऑफिस में डिजाइन वर्क होती है, चाहे आप सरिया कितना भी डाल लो, कितना भी आप हाई ग्रेड के सीमेंट डालो, हाई ग्रेड की आप प्रोपोर्शन डालो, WC रेशियो जो भी कंट्रोल करो आप, तो सब वो पेपर में ही रह जाती है. फाइनली क्या होती है, हमारे देखने की जैसे मिल रहा है डे बाई डे, बिल्डिंग कोलैप्स होती है, बिल्डिंग गिरती है. तो मेरा ये कहना है कि थोड़ी सी सुपरवाइजन पार्ट जो होती है, चाहे ऑफिसर लेवल में हो या ग्राउंड लेवल में हो, या जो हमारे मिस्त्री है उनके भी सुपरवाइजर होते हैं, या मिस्त्री की भी वहाँ पर उनकी ड्यूटी बनती है कि वो काम को ढंग से करे, वर्कमैनशिप को अच्छे करे, क्योंकि इस बढ़ाने में कोई एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं बढ़ता है. नो एक्स्ट्रा मनी इन्वॉल्व. आप थोड़ी सी सावधानी करें तो ब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, ब्रिक वर्क की या कोई भी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत अच्छा मिल जाता है. तो उसको देखते हुए हम, जो मेरा तजुर्बा है साइटों पर इंस्पेक्शन का, अभी मैंने काम किया, बिल्कुल सही ढंग से कराया. हमारे बनाए हुए आज भी बिल्डिंग बहुत सब सही है, कहीं भी कोई डिफेक्ट नहीं आई. तो उसमें यह करना है कि आपको हम आगे भी बता रहे हैं, तो मेरा एक अनुरोध रहेगा आपसे कि यदि आप वास्तव में इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, काम के क्वालिटी के बारे में, अपनी प्रमोशन के बारे में जरूरी चीज़ों की ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होती है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं देना चाह रहा हूँ आपको जरूर मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में माइनर वर्क्स भी अगर थोड़ी सी डिफेक्ट अगर हम अच्छे से नहीं करें वर्कमैनशिप में, तो खराब हो जाती है. मान लिया कि आपने RCC का काम किया है, 1.3 डाला, M15 डाला, M20 डाला, M35 डाला, बट किसी कारण से रिमोट एरिया में जहां पानी की बहुत किल्लत है, बहुत कमी है या बहुत काफी हीट है, उस समय आपने एक दिन पानी डाल के छोड़ दिया, अच्छे से उसकी क्यूरिंग नहीं कराई, तो जो हाई ग्रेड की सीमेंट डाला आपने, उसमें जो इवैल्यूएशन है बहुत हाई हीट होती है, उसमें उसको कम से कम 7 डेज पानी डालने हैं, 15 डेज 28 डेज जो भी नॉर्म्स के हिसाब से डालना है. यदि अब 2 दिन डाल के छोड़ दिया, चूंकि मेन कॉन्ट्रैक्टर्स तो कभी कोई रहता भी नहीं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ देता है, उसी के ऊपर सारे काम छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, वो उसमें क्रैक आ जाएगी, माइनर हेयर क्रैक आएगी, उसको कॉन्ट्रैक्टर तुरंत उसको ढक देते हैं कि दिखाई नहीं पड़े. आप जब साइट पर जाओगे तब पूरा आपको बहुत अच्छा से मिलेगा, बट वो क्रैक रह जाती है. तो ये अगर उसको 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा पानी डाल देता तो उससे कुछ, उसको कितने कॉस्ट आते, 1,500 रुपये एक्स्ट्रा पड़ते, बट वो उतना ही पैसे बचाने के लिए ये सारे काम को खराब कर देता है. सो टेक केयर. आइए देखते हैं कि मैसनरी होता क्या है. मैसनरी इज द यूनिट देमसेल्फ. यदि कोई भी ब्रिक हो या कंक्रीट या ग्रेनाइट, सभी को एक हम इकट्ठा एक कंस्ट्रक्शन यूनिट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोर्टार. तो जो यूनिट हमारी बनती है दैट विल बी कॉल्ड एज ए मैसनरी यूनिट. मैसनरी यूनिट के आपको कई तरह के हो सकते हैं. मैसनरी की यूनिट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे
brick machinery, stone machinery, granite machinery, machinery with CC blocks, marble machinery, execution of buildings and other infrastructures in civil engineering, जो कि हमें तरह तरह के मैसनरी से बने हुए हैं, ये काफ़ी ब्यूटीफुल, टिकाऊ एंड ड्यूरेबल है। हजारों साल से ये धरती पर टिके हुए हैं, ओनली ड्यू टू बेटर वर्कमैनशिप्स एंड क्वालिटी एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो हम आगे देखने वाले हैं सभी चीज़ों को एक एक करके, डिफेक्टर को कैसे हम सही करेंगे एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड, और थोड़ी मेरिट डिमेरिट सभी को चर्चा करेंगे। तो प्लीज वॉच फुल वीडियो एंड पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। प्लीज चेक द ताजमहल which was constructed in 1631 एंड 22 वर्षों में पूरा हुआ। इस ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एवं विश्व के आश्चर्यजनक प्रतिष्ठान में इसकी शुमार हुई है। ताजमहल इज द सिंबल ऑफ लव बाय ए हस्बैंड टू हिज वाइफ। मुमताज महल बेगम। इसकी सुंदरता को देखने के लिए मिलियंस ऑफ विजिटर्स इंडिया एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से प्रत्येक साल आते रहते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं ब्रिक मैसनरी में क्या क्या होती है, जो कि हमें काफ़ी यूज होती है। रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू वाचिंग, क्योंकि मैं अभी कई चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। आपसे कुछ डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स में आता है। कभी कोई जानते हुए भी आदमी इस पर गौर नहीं कर पाता है। तो जब साइटों पर हम जाए तो इन चीज़ों को हम ध्यान से देखें। ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि जो भी गलतियां हैं उसको पॉइंट आउट करें और उसको हम रिकवर करने की कोशिश। सो टेक केयर। अब आइए हम देखते हैं कि जैसे कि ब्रिक वर्क में मिलता है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होती है? बॉन्ड का यह मतलब नहीं हुआ कि ब्रिक को एक के ऊपर डाल दिया। दिस इज नॉट ए बॉन्ड। बॉन्ड का करने का अर्थ ये हुआ कि द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स टुगेदर विथ मोर्टार ज्वाइंट एज स्पेसिफाइड इन द स्पेसिफिकेशन both longitudinally as well transversely with sufficient mortars. For better strength, brick shall be laid with sufficient overlap with each other. In the bond mortar joint, उसकी जो ज्वाइंट है वर्टिकल ज्वाइंट, अगर एक लेयर के जो ज्वाइंट है वर्टिकल ज्वाइंट और दूसरी लेयर की जो वर्टिकल ज्वाइंट है हमेशा स्टेगर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। नीचे का ज्वाइंट फर्स्ट लेयर की ज्वाइंट और सेकंड लेयर की ज्वाइंट या थर्ड लेयर की ज्वाइंट कभी भी एक लाइन में कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी लोड ट्रांसफर होंगे तो ज्वाइंट विल बी द वीकेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रिक वर्क्स और वहां से क्रैक हो जाएगी। आप जितना भी प्लास्टर करो, कुछ भी करो, थोड़ा सा भी बिल्डिंग में सेटलमेंट आएगी या किसी तरह अर्थक्वेक के झटके आएंगे तो वहां से क्रैक हो जाएगी। की थिकनेस और प्लस मोर्टार ज्वाइंट की थिकनेस, ये मिलकर के आपको वन कोर्स बनाते हैं। दिस हाइट विल गिव यू वन कोर्स। मान लीजिए ब्रिक की अगर थिकनेस सपोज 100 mm है और जो मोर्टार ज्वाइंट है वो है मान लो आपको 12 mm, तो 12 mm प्लस 100 mm आपकी 112 mm आपके हाइट ऑफ दिस कोर्स हुई, थिकनेस ऑफ द कोर्स। दूसरा आप देखेंगे कि व्हाट इज एफ्लोरसिन। एफ्लोरसिन ब्रिक वर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसमें क्या होता है, जो व्हाइट पैचेज आ जाते हैं ब्रिक के ऊपर में, ब्रिक्स की लेयर के ऊपर हुए, जो कि अंदर भी हो सकते हैं, ज्वाइंट में भी हो सकते हैं या सरफेस पे भी हो सकते हैं, उसके ब्रिक वर्क के अंदर भी हो सकते हैं। जो एफ्लोरसिन जो है इसको नमक उगलना कहते हैं। हेडर का अर्थ हुआ ये ब्रिक लेड in ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ द विड्थ ऑफ द वॉल, ये आपकी हेडर हुई। ये what is stretcher in brickworks? लेंथ 9 इंची है, तो लेंथ वाइज जो डालते हैं इंग्लिश बोर्ड में, तो दैट इज कॉल्ड
स्ट्रेचर। हम आगे देखेंगे व्हाट इज विंडो एंड डोर, जैम्ब एंड सिल। विंडो या डोर, ये दो साइड की जो आपका वाल होते हैं दो साइड में, दैट इज कॉल्ड जैम, जिसमें हम होल्ड फास्ट फिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड जैम। उसी तरह सील जो होती है, सील इज द फ्लोर के जो बॉटम पोर्शन में होती है, या विंडो की जो एक टॉप हो गई एक बॉटम हो गई, तो विंडो की जो बॉटम पोर्शन है जहां ब्रिक करके फिर उसको विंडो लगाएंगे, तो दैट इज बॉटम पोर्शन ऑफ द विंडो। और डोर का जो सबसे फ्लोर के ऊपर का जो हिस्सा है जहां से हम आप डोर फिक्स करते हैं, तो बॉटम जो हुआ दैट इज द सील ऑफ द ब्रिक वर्क। To place the window and door over it. ये हम ब्रिक वर्क की कुछ सावधानियों के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स में आता है। कभी कोई जानते हुए भी आदमी इस पर गौर नहीं कर पाता है। तो जब साइटों पर हम जाए तो इन चीज़ों को हम ध्यान से देखें। ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि जो भी गलतियां है उसको पॉइंट आउट करें और उसको हम रिकवर करने की कोशिश करें, सही काम कराने की कोशिश करें। जैसे ब्रिक वर्क के ऊपर कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी डस्ट, डेब्रिज या कोई पुराना सीमेंट मोर्टार्स अगर ब्रिक में चिपका हुआ है तो मैसोनरी के काम करने के पहले उसको अच्छे से साफ कर दें। Point number 2. नंबर 2, ब्रिक को पानी में भिगा के रखना चाहिए। कम से कम 4-5 घंटा पानी में भिगा दीजिए, उसके बाद आप ब्रिक को निकाल दीजिए बाहर, तब काम कीजिए। Point number 3. Please check the brickworks. Don't allow any cracked brick in your masonry. It will spoil all the masonry works. ब्रिक shall be यूनिफॉर्म इन शेप, साइज, और इसकी जो भी ब्रिक की थिकनेस होती है, विड्थ होती है, सब साइज सही होनी चाहिए। और ब्रिक के बीच में, साइड पे कहीं भी, ऊपर में या बॉटम में कहीं भी क्रैक नहीं होनी चाहिए। अगर क्रैक है तो इसको आप ब्रिक बैट्स में यूज कर सकते हैं, बट मेन कोर्स में कभी यूज मत कीजिए। तो लेयर आपका सभी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लेयर में एक समय में हम 1 मीटर या 4 फीट हाइट पर से ज़्यादा हम ब्रिक अलाउ नहीं करें, क्योंकि उसके ऊपर अगर हम अलाउ करते हैं तो ब्रिक में क्रैक आने की चांसेस रहती है, आपका मैसनरी वर्क गिर भी सकता है। तो एक दिन में हम 1 मीटर से लेकर के 1.2 मीटर तक ही रखें कि वर्टिकल ज्वाइंट जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेगर्ड हो, और लेयर के एक लेयर में मान लिया कोई वर्टिकल ज्वाइंट्स है तो टॉप लेयर या बॉटम लेयर एक साथ कभी नहीं एक साथ आना चाहिए, उसको आप अवॉइड करें। यदि है तो आप उसको ठीक करा लीजिए, वरना क्रैक आ जाएगी। उसके बाद में यदि मैसोनरी काम चल रहा है तो विद कंसल्टेशन ऑफ द साइट इंजीनियर्स, जो इलेक्ट्रिकल के आदमी होते हैं, जो प्लम्बर के आदमी होते हैं, उनसे हम डिस्कस करें, ड्राइंग को स्टडी करें, और ब्रिक मैसनरी में ही हम उसको फिट कर दें। कोई पाइप्स है या कोई प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल की पाइप जा रही है तो ब्रिक में ही हम डाल दें उस पाइप को। लास्ट जो बीम की रूफ की बीम है उसके नीचे ब्रिक वर्क हमने टॉप लेयर है, तो टॉप लेयर हमेशा आप जो फ्रॉग जो होती है ब्रिक में वो उल्टा करके डालें। अब फ्रॉग में हम सीमेंट पाउडर देना नहीं भूले, जो उसको चाबी कहते हैं, साइड पे की कहते हैं। हर एक ब्रिक में टॉप कोर्स के लिए एक उसमें की होती है, उसका नाम फ्रॉग्स है। तो फ्रॉग को हमेशा ब्रिक वर्क जब भी हम करें फिनिशिंग कोर्स के लिए, सबसे टॉप कोर्स के लिए, तो आप उल्टे करके डालें। और मिस्त्री क्या करते हैं, ब्रिक बचाने के चक्कर में, काम को जल्दी खत्म करने के चक्कर में, ये जो हमें परमिशन 12 mm तक होती है उसको हम 1-1 इंची डाल देते हैं, कहीं कहीं तो 1.5 इंची डाल देते हैं। और ब्रिक के जैसे जो थिकनेस होती है, ब्रिक के वाल की थिकनेस आपकी 10 इंची है, 250 mm, तो ब्रिक आप जो ट्रांसफर्स भी ज्वाइंट बनाए तो उसमें भी आप 10 mm थिकनेस रखें, और हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट होती है उसमें भी आप 10 mm थिकनेस रखें। तो ब्रिक वर्क करने के बाद में जितने भी हमारे जो बाहर की जो एक्सटीरियर ज्वाइंट्स है
तो उसको साफ कर दे। उसको कभी कभी बड़ा बड़ा लंप गिरा हुआ रहता है मोटार की, उसको मोटार को साफ कर दे। कम से कम जॉइंट्स को कम से कम 1 सेंटीमीटर अंदर की ओर फ्लश कर दे या जॉइंट को पॉइंटिंग कर दे। इससे हमारी क्या होगी, जो फ्यूचर में जो भी हमारे प्लास्टर वर्क आने वाले हैं इसके लिए वो काफी ये की के काम करेगी। और जो भी आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं उसको आप प्लम में देखें। 3 मीटर की यदि हाइट है ब्रिक वर्क की तो कम से कम आपको 10 mm 12 mm से ज्यादा, माने जो प्लम की जो प्लान में अगर देखेंगे तो उससे ज्यादा डिविएशन नहीं होनी चाहिए। यदि ज्यादा डिविएशन हो गए तो आपका जो लोडिंग आएंगे वो एसेंट्रिक लोडिंग आ जाएंगे और उसमें फ्यूचर में ब्रिक में क्रैक आएगी। तो ब्रिक वर्क जो भी है कम से कम 7 डेज क्यूरिंग करे। ध्यान रखें 7 दिन तक ब्रिक को तराई कर अच्छे से उससे डेट लिख दे। जितने भी वाल होते हैं सब पर डेट लिखे। और वो ब्रिक का जो मोर्टार है यदि आप क्यूरिंग नहीं कराए तो ब्रिक मोर्टार सीमेंट और सैंडी रह जाएगी और प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनेगी। प्रॉपर इसका फोल्डिंग के लिए जो पाइप लगाते हैं, बम्बू लगाते हैं, इसका फोल्डिंग के लिए मिस्त्री के काम करते हैं। ये साइड पर बहुत कैजुअल लेते हैं, कुछ ब्रिक वगैरह छोटा छोटा भर दिया ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये एक सीपेज का कारण बनती है फ्यूचर में। तो जहां भी आपने इसका फोल्डिंग के लिए जो होल छोड़ा हुआ है उसको आप कंक्रीट से ढक दें, थोड़ा सा आपकी काम अच्छी होगी। तो इन सभी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आ रही होगी वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। दूसरे वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। टिल देन आप हमारे वीडियो को वॉच करते रहें। कई सारे वीडियो मैंने बनाए हैं आपके जानकारी के लिए जो काफ़ी काम आएगी। गुड बाय, टेक केयर।